हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत अभी हम बायो की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूँकि रिवीजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितना की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते हैं। वीडियो से रिवीजन करना है तो वीडियो से करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाए पादप जनन, प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट रिप्रोडक्शन में बात करें तो दो तरह से जनन होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात कर लीजिए, इसमें मतलब दो पार्टनर्स होते हैं, एक मेल एक फीमेल। और अलैंगिक जनन की बात करें तो उसमें एक ही पेरेंट से संतान जो है उत्पन्न हो जाता है, संतति की उत्पत्ति हो जाती है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए पहले लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। ये जो पुष्प है, पुष्प के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें जो मेल वाला पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, ये मेल वाला जो पार्ट है ना वो ये है, ये वाला। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। मेल वाले पार्ट में ये जो है ये इसको बोलते हैं तंतु। और इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये वाला इसको बोलते हैं परागकोश, एंथर, परागकोश। ठीक है, ये मेल वाला पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर, ये ध्यान रखिएगा, पुंकेसर बोलते हैं। स्टेमन, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, परागकोश और तंतु। उसके बाद मादा जनन अंग की बात कर ली जाए, फीमेल वाला जो पार्ट है वो देख लीजिए, यहाँ पर है ये वाला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये जो अंदर में दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं बीजांड, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, बीजांड। ठीक है, इसके ऊपर आ जाइए, इसके बाहर ये वाला, ये क्या है, अंडाशय है, ओवरी है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के बाद इधर आ जाइए आप, ये ऊपर में, इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका बोलते हैं। और ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। आगे वाला जो हिस्सा है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ठीक है, अब देख लीजिए परागण कैसे होता है। होता क्या है कि मेल से पुंकेसर जो है, पुंकेसर में जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये परागकोश, परागकोश से परागकण निकलते हैं। परागकण कैसे निकल सकते, परागकण निकलेंगे, उसके बाद उड़ के ये हवा के माध्यम से या फिर मधुमक्खी है या फिर कीट पतंग या फिर पक्षी है, वो लेकर जा सकती हैं यहाँ से। ये जो पुंकेसर है ना, पुंकेसर में जो ये परागकोश है, परागकोश से परागकण को लेकर कहाँ पर, यहाँ पर चले जाएंगे। हवा के माध्यम से जा सकता है या फिर कीट पतंग पक्षी के माध्यम से। कहाँ पर, यहाँ पर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आ गया। उसके बाद ये वर्तिका से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा, परागकण, ये पहुँच जाएगा आपको यहाँ पर अंडाशय में। अंडाशय के अंदर जो ये है बीजांड, इससे मिलने के बाद ये पकना शुरू होगा। पकने के बाद फल बनता है, ये आपको पता है ना कि ये, हाँ, अंडाशय में जाने के बाद फल बनता है। पुष्प से फल, मतलब यहाँ से, ये अंडाशय में मिलने के बाद फल बनता है। हाँ, कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो पुष्प के अन्य हिस्सों से बन जाते हैं, जैसे आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर, जिसको सत्य असत्य फल जब देखेंगे ना आगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सत्य फल कौन से होते हैं, जिनका जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। मतलब इन फलों का जो विकास होता है कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, आम है, नारियल है, केला है। लेकिन ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वे कौन से फल हैं जो अंडाशय से नहीं बनते हैं, जिनको असत्य फल बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से ये बनते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सेब है, नाशपाती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि असत्य फल का एग्जाम्पल कौन सा है, सेब, नाशपाती। ठीक है, इनका विकास अंडाशय से नहीं होता है, पुष्प के किसी और अन्य भाग से होता है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं। तो ये ऐसे हो गया। हाँ, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है कि जनन है तो पुष्प के जो भाग की बात कर ली जाए तो पुंकेसर के अंतर्गत क्या क्या आता है, परागकोश आता है और तंतु आता है। ठीक है, परागकोश, तंतु, इसकी बात हमने कर ली है। स्त्री केसर की बात कर ली जाए, स्त्री वाला जो पार्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अंडाशय आता है, वर्तिका आता है,
वर्तिकाग्र आता है और अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ये पॉलिनेशन क्या होता है, ये परागण, परागकोश से जो परागकण निकल के कहाँ पर पहुँचता है, वर्तिका पर, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, वो हवा के माध्यम से पहुंच सकता है, कीट पतंग के माध्यम से पहुंच सकता है, पक्षी के माध्यम से पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। अब देखिए, पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ये एक पुष्प है, ठीक है, फूल है। अब फूल में ये क्या है, ये स्त्री केसर है, ठीक है, फीमेल वाला जननांग है, और ये मेल वाला जननांग है, पुंकेसर है। आप देख रहे होंगे ये मेल वाला है, और ये बगल में ये आप देख रहे होंगे ये फीमेल वाला है, इधर भी मेल वाला है। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, स्वपरागण। स्वपरागण में देखिए क्या होता है, जैसे एक ही फूल से, ये एक ही फूल है, इस फूल के पुंकेसर से, ये पुंकेसर का जो ये परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलेगा और इसी फूल के स्त्री केसर पर पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं स्वपरागण, एक ही फूल में कंप्लीट हो गया। पर परागण में क्या होगा कि पुंकेसर से निकला पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकला और किसी और फूल के स्त्री केसर पर पहुंच गया। स्त्री केसर का जो ये वर्तिकाग्र है वहां पर पहुंचेगा, उसके बाद जो निषेचन की क्रिया होगी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं पर परागण। मतलब क्या हुआ, स्वपरागण एक ही पुष्प में क्रिया संपन्न हो जाती है, और पर परागण की बात करें तो अलग अलग पुष्प में। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, स्व माना खुद में ही हो जाए, पर मतलब दूसरे के साथ। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। उसके बाद एक ये वर्ड दिख रहा होगा, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नाम से ही पता चल रहा होगा क्या है, पृथक पक्वता या फिर भिन्न काल पक्वता। देखिए, पृथक कहने का मतलब अलग अलग टाइम में परिपक्वता आती है। भिन्न काल पक्वता से आपको पता चल रहा होगा, भिन्न काल में अलग अलग टाइम में परिपक्वता आती है। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे ये यहाँ पर देख लीजिए, ये है पुंकेसर और इसके बगल में है स्त्री केसर। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर का ये क्या हो गया, परागकोश हो गया, इसमें परिपक्वता आ चुकी है। ठीक है, इसमें परिपक्वता आ चुकी है, अर्थात इसके जो पराग कण है ये तैयार हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, ये अब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है, मान लीजिए कि ये जो है ना, ये स्त्री केसर वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ अंडाशय है, मान लीजिए इसमें परिपक्वता अभी नहीं आई है, तो वहाँ से परागकण इस पर आ भी जाएगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे होंगे। संतान की उत्पत्ति मतलब जो बीजांड के साथ ये नहीं मिल पाएगा, फल नहीं बन पाएगा, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें परिपक्वता नहीं आई है। अब मान लीजिए दूसरे केस में कि ये वाले परिपक्व हो चुका है, लेकिन ये परिपक्व नहीं हुआ है, तब भी निषेचन पॉसिबल नहीं है। समझ रहे होंगे आप इस बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पृथक पक्वता या फिर भिन्न काल पक्वता की स्थिति आ जाती है, अलग अलग टाइम में वो परिपक्व हो रहे हैं, तो उनमें परागण नहीं होगा, स्वपरागण संभव नहीं है। ये बात आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात थी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हैं लैंगिक जनन से संबंधित। उसके बाद बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट से संतति की उत्पत्ति हो जाती है, संतान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे कायिक प्रवर्धन जो होता है, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, स्तंभ कर्तन या फिर तना काट हो जाता है। स्तंभ तना को बोलते हैं, तना को काट कर उसके बाद उसको लगाया जाता है, प्लांटेशन उसका किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप जानते ही होंगे जैसे गुलाब का जो पौधा लगाया जाता है, उसकी डाली को काट कर उसके बाद ज़मीन में वो लगा दिया जाता है, स्तंभ को काट कर, तो इसको स्तंभ कर्तन विधि बोला जाता है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत ये सब आएंगे। स्तंभ कर्तन हो गया, दाब तकनीक हो गया, कलम बंद हो गया। ठीक है, ये समझ रहे होंगे। हाँ, तो स्तंभ कर्तन के एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिएगा, जैसे गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, बोगेनविलिया है, गन्ना है, या फिर कार्नेशन इत्यादि। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स ध्यान रख लीजिएगा। स्तंभ कर्तन विधि से ये लिखा हुआ है ना, ये जो प्लांट है, इनके जो प्लांट्स हैं इनको लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। उसके बाद दाब तकनीक की बात करें, लेयरिंग की बात करें, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो पौधे होते हैं, पौधे की जो शाखाएं होती हैं, जो ब्रांचेज होते हैं, उनको झुकाकर ज़मीन में दबाकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो आराम से कुछ दिनों में वहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, वहाँ से नए पौधे आ जाते हैं।
इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चमेली। चमेली के जो प्लांटेशन किया जाता है वो दाब तकनीक माध्यम से किया जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लीजिए कलमबंद तकनीक की, ग्राफ्टिंग तकनीक की बात करें तो ये आपने देखा होगा नर्सरी में, देखा होगा नर्सरी वर्सरी में जहाँ पर पौधे वौधे बिकते हैं वहाँ पर देखा होगा आपने कि पौधे कैसे रखे जाते हैं। होता क्या है इसमें, मान लीजिए कहीं पर छोटा सा पौधा है, उसको लगाना है कहीं और ले जाकर, तो उस पौधे को क्या किया जाता है, किसी किसी पौधे को क्या किया जाता है कि जड़ के साथ, मतलब जड़ में आसपास की जो मिट्टी होती है, मिट्टी के साथ उस जड़ को निकाला जाता है और ले जाकर लगा दिया जाता है। वैसे ही तो निकाल कर वो नर्सरी में रखे हुए रहते हैं जिसको आप खरीद कर ले जाकर लगाते हैं, तो उसको आप कलमबंद तकनीक अर्थात ग्राफ्टिंग तकनीक के अंतर्गत रख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप मौसमी के पौधे को रख सकते हैं। और हाँ, कुछ एक बातें और ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कि ये है कोको। कोको के पौधे की बात कर ली जाए तो कोको को जो है इसका प्रवर्धन स्तंभ कर्तन अर्थात तना काट विधि के द्वारा भी होता है, अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा भी होता है, और बीजों के द्वारा भी इसका प्रवर्धन होता है। लैंगिक जनन के द्वारा भी इसका प्रवर्धन हो सकता है कोको, ठीक है। कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, अलैंगिक जनन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रख लीजिएगा कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो अपने जनक पौधे, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे से तना काट लिया गया, वहाँ से उसको काट कर, तना काट विधि के द्वारा गुलाब के पौधे का रोपण किया जाता है, तो तना काट के उसको लगा दिया गया, तो जो आपने पौधा लगाया है वो जो पौधा है वो अपने जनक पौधे, मतलब जहाँ से आपने काटा है अपने जनक पौधे के समान होगा, चाहे वो शेप की बात कर ली जाए या फिर जेनेटिक की बात कर ली जाए, हर रूप में उसके समरूप होगा, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, परागकोश होता है। अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री विभाजन क्या होता है, इसकी बात हम, ये सारी बातें हम आगे कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग परागकोश होता है। बाकी जो अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री विभाजन है इनको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पौधे से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं पौधे से, आखिर वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो पौधे के कौन से अंग होते हैं या फिर किस अंग से वो मिलते हैं। देखिए इसकी बात कर ली जाए तो देखिए जैसे अदरक या फिर हल्दी की बात करें तो ये पौधे का कौन सा अंग है, ये प्रकंद है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो तना होता है, तना जब भूमिगत उसका रूपांतरण होगा, मतलब तना जो है भूमि के अंदर जा रहा है, उसका रूपांतरण अगर ऐसे हो गया क्षैतिज रूप से तो ये बन जाता है प्रकंद। अगर ऐसे बन गया, थोड़ा फूल गया ऐसे, तो ये बन जाता है शल्ककंद, ठीक है। वो आगे हम बात करेंगे। तो प्रकंद आप समझ गए होंगे। भूमिगत तने का जो क्षैतिज रूपांतरण होता है उसको बोला जाता है प्रकंद। और हल्दी और जो अदरक है, हल्दी अदरक क्या है, ये प्रकंद के ही एग्जाम्पल्स हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। आलू या फिर गन्ने की, हाँ उसके पहले ये देख लीजिए, लहसुन प्याज की बात कर ली जाए तो ये शल्ककंद के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें क्या होता है, छिलके होते हैं, लेयर बने होते हैं, शल्क 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 इसीलिए नाम पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे छिलके का लेयर होता है, तो शल्ककंद का एग्जाम्पल हो गया ये। उसके बाद आलू या फिर गन्ने की बात कर ली जाए तो ये रूपांतरित तना का एग्जाम्पल है, प्योर तना का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, तना का एग्जाम्पल है आलू या फिर गन्ना। उसके बाद बात कर ली जाए, ये शलजम की बात करें, शकरकंद की बात करें, गाजर की बात करें, मूली की बात करें, शलजम, शकरकंद, गाजर, मूली, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, रूपांतरित जड़ के एग्जाम्पल हैं। ये क्या है, जड़ है, ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, घन कंद की बात कर ली जाए तो ओल, अरबी, सूरन अर्थात जिमीकंद जो होता है ये किसके एग्जाम्पल है, घन कंद, मतलब कुछ फूल कर कुछ बड़ा ही हो जाता है, ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये होता है घन कंद, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, लौंग की बात करें तो ये पुष्पकलिका है, क्या है, पुष्पकलिका है लौंग। और केसर की बात करें तो पुष्प वार्तिका है, ये वर्तिका जो आपको बताया था मैंने, ये वर्तिका, पुष्प का ये क्या है, वर्तिका है, क्या, केसर, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और देख लीजिए, जैसे फल एवं उनके खाने योग्य पार्ट कौन से होते हैं। जैसे कि आम की बात कर ली जाए तो उसका जो मध्य फल भित्ति होता है, मतलब छिलका और गुठली के बीच का जो हिस्सा होता है, मध्य फल भित्ति, फल भित्ति मतलब दीवार, आप समझ रहे होंगे, मध्य फल भित्ति, आम का मध्य फल भित्ति। सेब नाशपाती की बात कर ली जाए तो इसका पुष्पासन खाते हैं, ठीक है, थैलमस। लीची की बात कर ली जाए तो एरिल, ये याद रख लीजिएगा आप। अंगूर तरबूज की बात कर ली जाए तो इसका फल भित्ति। अमरूद की बात कर ली जाए तो बीजांडासन, ठीक है, बीजांडासन। केला की बात कर ली जाए तो मध्य अंत फल भित्ति। उसके बाद बात करें, ये याद रख लीजिएगा, चना की बात कर ली जाए तो बीज पत्र, इंपॉर्टेंट है ये, बीज पत्र, बीज पत्र मतलब उसको तोड़िएगा तो दो अलग अलग हिस्सों में उबड़ जाएगा, बराबर बराबर हिस्सों में, ठीक है।
उसका मूंगफली की बात कर ली जाए तो मूंगफली का भ्रूण, और नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूण पोष। भ्रूण पोष ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल के क्या, भ्रूण पोष, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ये मैंने बता ही दिया है। सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल वो होते हैं जो जिनका विकास अंडाशय से होता है, जैसे आम, नारियल, केला। इंपॉर्टेंट है असत्य फल जिनका विकास अंडाशय के अलावा किसी और अंग से होता है, अंडाशय छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से। एग्जाम्पल के रूप में है सेब, नाशपाती। इंपॉर्टेंट है, सेब तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सेब, नाशपाती याद रखिएगा, असत्य फल के एग्जाम्पल हैं। ये सारी बातें हैं। उसके बाद डीएनए आरएनए कोशिका, ये सेल है। तो बाकी बातें अगले वीडियो में हम कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।